हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर है 8वीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों कि कोशिका कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य। हमें पता है कोशिका सेल और संरचना एवं प्रकार। तो दोस्तों थोड़ा बहुत इसके बारे में आप जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों कि साइंस से, ये बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोशिका के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा दोस्तों, संरचना इसमें एवं प्रकार के बारे में। आइए बात करते हैं इसके बारे में कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं या निर्जीव हैं। तो साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी जीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? विभिन्न अंगों के समूह या विभिन्न कार्य करते हैं। जो विभिन्न हमारे अंग हैं उसको विभिन्न कार्य हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। जैसे विभिन्न अंग हमको पैर हाथ हैं जिसका अलग अलग काम है, बोलना जैसे मुंह, तो हर अंग का अलग अलग कार्य है। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं कि अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे। और कोशिका की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं कि जैसे दोस्तों एक घर को बनाने के लिए बहुत विभिन्न प्रकार के ईंट जोड़ते हैं भवन निर्माण के लिए। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों की जोड़कर भवन निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिका एक एक दूसरे से जुड़कर एक प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है दोस्तों। कि जिस तरह ईंट से बने एक भवन का निर्माण होते हैं, उसी तरह प्रत्येक कोशिका से मिलकर प्रत्येक सजीव या सजीव के शरीर का निर्माण करती है। कोशिका की खोज 8.1 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्तक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क या पैर की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली या स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित या बक्से देखे। और चित्र 8.1 में ये बक्से मधुमक्खी के छत के समान दिखाई दिए। चित्र 8.1 में रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिकाएं। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने इन्हें प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया और हुक द्वारा देखी गई यह बक्से नुमा या संरचना वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। यह सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सकता है। रॉबर्ट हुक के परीक्षण के लगभग 150 वर्ष बाद तब भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले या संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीकों द्वारा ही संभव हो सका। कोशिका 8.2 में कोशिका भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में यह कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ये चित्र 8.2 ए और बी में देखेंगे। सबसे पहले देखें चित्र 8.2। यहाँ दिखाए गए हैं दोस्तों किस तरह से कि जैसे ईंट की दीवार दिखाई गई, कई ईंट मिलकर भवन का निर्माण करते हैं। चित्र 8.2 में ईंटों की दीवार दिखाई गई और प्याज की झिल्ली दिखाई गए किस तरह से ये कोशिका मिलकर एक प्याज की झिल्ली या प्याज बनाते। इस तरह से ये एग्जाम्पल दिए गए। इसको इस तरह से आप इस दोनों को देख सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं कि चित्र 8.2 ए और बी में देख लिया। तो यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंट का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति और डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिका के बने होते हैं। या निर्जीव ईंट की अपेक्षा यह सजीवों की कोशिका की संरचना अधिक जटिल होती है। इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों कि जैसे आप ईंट और सजीवों की कोशिका दोनों की मूलभूत संरचना है इसमें देखें। इसमें क्या बोला गया कि यदि भवन निर्माण ईंट का प्रयोग होता है, परंतु आकृति डिजाइन और साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार जीव जगत के एक दूसरे से भी भिन्न होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। कि निर्जीव ईंट अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। तो जो निर्जीव ईंट होते हैं ना, जो सजीवों और कोशिका संरचना से अधिक जटिल। मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। तो क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिका का एक समूह है? रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिकाएं यह दिखाया गया। यह चित्र 8.1 में यह रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई यह कॉर्क की कोशिकाएं यह दिखाई गई। आइए आगे बात करते हैं कि मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। 8.3 मुर्गी का अंडे क्या होता है दोस्तों? ये एकल कोशिका होते हैं जिसे बड़ा होने पर नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। 8.3 में सजीवों में कोशिका की संख्या और आकृति एवं साइज में भिन्नता होती है। इसमें बोला गया कि सजीवों में क्या होता है? कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नता होती है। अब पढ़ते हैं आगे। 8.3 में सजीवों कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नता होती है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का यह परीक्षण एवं अध्ययन करते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव है, वह आकृति एवं साइज में भिन्न है। उनके अंगों की आकृति और साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करें।
कोशिका की संख्या, क्या आप किसी लंबे वृक्ष या अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिका की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खराब कोशिकाएं पाई जाती है, जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती है। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य कोशिका इसमें बोला गया है कि जो मनुष्य के शरीर में कई कि बोला कि आप लंबे समय से कोशिका की संख्या बोला गया कि क्या आप लंबे समय से वृक्ष अथवा हाथों जैसे क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। 1 अरब से 100 करोड़ होते हैं। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। इसको याद रखना दोस्तों कि क्या होते हैं, एक अरब में 100 करोड़ होते हैं, 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और जबकि 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। आइए आगे बात करते हैं कि वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है उसे बहुकोशिकीय या मल्टी सेल्यूलर या मल्टी इक्वल टू अनेक सेलुलर मतलब कोशिका कहलाते हैं। छोटे जीवों में कोशिका की कम संख्या अनेक क्रियाकलापों को किसी प्रकार यह प्रभावित नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाएं अथवा जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा यह गुणन करता है तथा वृद्धि एवं या परिवर्धन के साथ कोशिका का संख्या बढ़ती जाती है। जिसे चित्र 8.3a में एवं बी को देखिए, और दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर या एक सेल्युलर, जबकि चित्र 8.3a में अमीबा एक और पैरामेसियम को दिखाया गया है। यह बी में एक कोशिका से बने होते हैं। ये अमीबा पैरामेसियम एक कोशिका से बने होते हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिका कहते हैं, जैसे अमीबा पैरामेसियम। इसको याद रखना, एक कोशिका ये जीव होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं ये अमीबा पैरामेसियम। आगे बात करते हैं कि कोशिका जीव कहते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि 8.3a में दोनों जीव एक कोशिका से बने होते हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिका यूनिसेलुलर एक सेल्युलर में से कोशिका जीव कहते हैं। एक कोशिका जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीव द्वारा की जाती है। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है और पचाता है और शोषण, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। बहुकोशिकीय जीवों में भी यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिका के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिका का यह समूह उत्तक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न उत्तक अंगों का निर्माण करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे दोस्तों कोशिका का समूह क्या होते हैं, कोशिका का समूह उत्तक का निर्माण करते हैं और उत्तक का समूह क्या करते हैं, उत्तक का समूह क्या करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। इसके बारे में हमने पिछले कक्षा में पढ़ लिया था दोस्तों कि जैसे कोशिकाओं के समूह उत्तक बनाते हैं, उत्तक के समूह क्या करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। इसके बारे में हमने पहले पिछली कक्षा में भी पढ़ लिया था। आइए क्रियाकलाप 8.1 देखते हैं। क्रियाकलाप 8.1 अध्यापक अमीबा एवं पैरामेसियम की अस्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक तालाब से जल एकत्र करके स्लाइड बना सकते हैं, कर उस जल में उपस्थित जीवों को दिखा सकते हैं। कोशिका की आकृति चित्र 8.3a में, यहाँ चित्र 8.3a देखते हैं सबसे पहले दोस्तों। चित्र 8.3a में अमीबा दिखाया गया, बी में पैरामेसियम दिखाया गया। इसको गौर से देखना। इसमें क्या बोला गया है कि कोशिका की आकृति चित्र 8.3a में देखिए। चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित एवं वास्तविक में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है। यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके अतिरिक्त शरीर से बाहर की ओर परिवर्तित लंबाई के परिवर्तन उभरते हुए दिखाई देते हैं। इसे पादाप कहते हैं दोस्तों। पादाप क्या होते हैं कि इसमें क्या बोला गया कि जैसे अमीबा की कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती है, जो अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्तित लंबाई के परिवर्तन उभरते हुए दिखाई देते हैं और इन्हें पादाप कहते हैं। इसे पादाप, उसको याद रखना, पादाप किसे कहते हैं। जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, यह परिवर्तन अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते हैं। ये क्या कहते हैं, पादाप का कब निर्माण होता है? जब अमीबा क्या कहते हैं, गति करते समय या भोजन का अधिग्रहण करते समय यह बिगड़ते रहते हैं। अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है? इसमें बोला गया, पहली पूछ रही, अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है? पति इसके आंसर के बारे में बूझो क्या कह रहे हैं कि अमीबा की बदलती हुई आकृति या पादाप के बनने के कारण होती है और जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता देते हैं। इसको पहली का आंसर बूझो ने दे दिया कि अमीबा क्या कहते हैं, कि बोला कि पहली बोल रहे कि अमीबा अपनी आकृति क्यों बदलती है, तो बूझो क्या बोल रहे हैं कि अमीबा बदलती हुई आकृति पादाप के बनने के कारण होती हैं, जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले श्वेत रक्त या कोशिका WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है, जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिकीय है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है।
आपके विचार में उन जीवों में भी कोशिका की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती है? जैसे चित्र 8.4 ए बी सी में मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिका, जैसे ये चित्र 8 ए बी सी पहले देखते हैं। जैसे चित्र 8 ए और बी में और सी में, चित्र ए में गोलकार रक्त कोशिकाएं हैं और बी में या तर्कु रूपी पेशी कोशिकाएं हैं बी में, और सी में लंबी या संख्या नियुक्त तंत्रिका कोशिकाएं हैं सी में। इस तरह से दिखाया है। अब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आपके विचार में जीवों की कोशिका की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिका होती है? जैसे 8.4 ए बी सी में मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जैसे कि रक्त पेशी एवं तंत्रिका कोशिकाएं दिखाई गई है। ये विभिन्न आकृति उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। कोशिकाएं सामान्यतः गोलिया या चिपटी, गोल अथवा लंबी चित्र 8.4 ए होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, इनका आकार या तर्कु रूपी होता है। चित्र 8.4 बी, कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं और कुछ कोशिकाएं या संख्यानित होती है, जैसे कि तंत्रिका कोशिकाएं चित्र 8 सी में दिखाए गए। चित्र लंबी संख्यानित तंत्रिका कोशिकाएं देखिए सी में दिखाएंगे। इस तरह से ये लंबी कोशिकाएं होती हैं, इस तरह से ये लंबी कोशिकाएं दिखाएंगे। तंत्रिका कोशिकाएं ये संदेश प्राप्त कर उनका हस्तांतरण करती हैं और जिनके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। तंत्रिका कोशिका के बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं कि दोस्तों, ये क्या करते हैं? संदेश प्राप्त करते हैं और उसे स्थानांतरण करते हैं। तंत्रिका कोशिका का ये काम है कि संदेश पहुंचाना, उसका स्थानांतरण करना, जिसके द्वारा शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। तंत्रिका कोशिका का ये काम होती है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करते हैं और कौन सी विभिन्न संगठन एवं झिल्ली द्वारा परिवर्तित होते हैं? यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। यह पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिका का आकार एवं दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये कोशिका भित्ति क्या कहते हैं? कोशिका का आकार एवं दृढ़ता प्रदान करते हैं। जैसे चित्र 8.7 में, चित्र देखते हैं 8.7। आगे देखेंगे दोस्तों, चित्र 8.7। चित्र 8.7 में के जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका का साइज देखते हैं कि कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग या माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर होता है। इसमें क्या बोला गया कि सजीवों में कोशिका का साइज क्या होता है? 1 मीटर का 10वां भाग होता है। 1 मीटर का 10वां भाग होता है कि कोशिका का साइज कितना होता है? 1 मीटर का 10वां भाग। तो माइक्रोमीटर अच्छा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है। 1 मीटर का 10वां भाग आप सोच सकते हो, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबी, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती है एवं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होते हैं? आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, सबसे बड़ी कोशिका क्या होते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका साइज 170 mm से 130 mm तक होता है। कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आइए क्रियाकलाप 8.2 देखते हैं कि मुर्गी का एक अंडा उबालिए और उसका छिलका अलग करिए, और आप क्या देखते हैं कि एक सफेद पदार्थ या केंद्र के या पीले भाग को घेरे हुए है। ये सफेद भाग या एल्ब्यूमिन जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो गया। पीला भाग यौग है या एक एकल कोशिका का भाग है, और आप इसे आवर्धन उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। क्या हाथी की कोशिका चूहे की कोशिका से बड़ी होती है? या किसी कोशिका के साइज का संबंधन किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिका चूहे की कोशिका से बहुत अधिक बड़ी होती है। कोशिका की साइज का संबंध इसके प्रकार से है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में भी लंबी एवं संख्या या शाखा नियुक्त होती है। इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों कि जैसे कोशिका साइज के संबंध में है कि जैसे तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में लंबी एवं या संख्यानित होती है। तंत्रिका कोशिकाएं होते हैं हाथी और चूहे में दोनों में क्या होते हैं? लंबित होते हैं और संख्यानित होती है। वो संदेश को हस्तांतरित या कार्य करती है। और तंत्रिका कोशिका कार्य है कि संदेश पहुंचाना और उसे हस्तांतरित करना। 8.4 देखते हैं कि 8.4 कोशिका संरचना एवं प्रकार। 8.4 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। तो आप कक्षा 7 में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं, जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है, जैसे पाचन या संकीर्ण तथा अवशोषण। इसी प्रकार के विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट प्रकार करते हैं। उदाहरण के लिए जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि पत्तियों भोजन के संश्लेषण का कार्य करती है। तो प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे उत्तक कहते हैं। एक समान कोशिका का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार करता है। पहले को समझ में आ गया है कि अंग उत्तक के बने होते हैं और उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचना इकाई कोशिका है। सजीव की संरचना इकाई कोशिका के भाग है। कोशिका झिल्ली है। कोशिका के भाग कोशिका झिल्ली है। कोशिका के मूल घटक है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक,
ये चित्र 8.7 में देखेंगे दोस्तों, कोशिका द्रव एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर ये परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जैसे या प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं, यह स्वरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन या नियमन करती है। क्रियाकलाप 8.3, किसी कोशिका के मूल संगठनों का परीक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए, ऊपर की सूखी गुलाबी या परत आवरण को हटा दीजिए। आप इसे प्याज को सफ़ेद या मांसल परत से या चिमटी की सहायता से अथवा अपने हाथ द्वारा भी अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़कर भी इसकी पतली झिल्ली को अलग कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर जल की बूंदे में रखिए और पतली झिल्ली को ब्लेड या चिमटी की सहायता से छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। इस प्रकार मिथाइन ब्लू की एक बूंदे डालकर या कवर स्लिप रखिए। यह कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि कवर स्लिप के अंदर वायु के बुलबुले ना हो। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का परीक्षण कीजिए, इसका आरेख बनाकर नामांकित कीजिए। आप इसकी तुलना चित्र 8.5 से कर सकते हैं। चित्र 8.5 में प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं दिखाए गए हैं दोस्तों, कि प्याज की कोशिकाएं की सीमाएं कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जैसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसमें दिखाए गए हैं कि दोस्तों ये क्या है, इसमें कोशिका द्रव ये दिखाएंगे, ये कोशिका द्रव दिखाए गए, इसमें कोशिका द्रव होते हैं और ये केंद्रक होते हैं, ये केंद्रक दिखाए गए हैं। आई बात करें, प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जो कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होते हैं, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। ये जेली के समान पदार्थ होते हैं जो जिसे इसमें बोला गया है कि केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली ये है दोस्तों, ये कोशिका झिल्ली ये कोशिका जो लाइन है ना, ये कोशिका झिल्ली हो गया और केंद्रक है, और इसके बीच में ये द्रव है, उसी को क्या बोलते हैं कि उसे केंद्रक कोशिका झिल्ली के मध्य जो द्रव होते हैं या जेली के समान पदार्थ होते हैं, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, बूझो क्या कर रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। आइए पढ़ते इसके आंसर के बारे में पढ़ते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है और पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जो कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधे की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिका को ताप में या परिवर्तन या तीव्र गति से चलने वाले वायु या वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित या क्योंकि वह चल नहीं सकते हैं, और कोशिका का परीक्षण या ट्राइडेक्सिया या इलोडिया अथवा रेडियो की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी। पहले ने भुजों से पूछा कि क्या वह जंतु कोशिका का भी यह परीक्षण कर सकता है। क्रियाकलाप 8.4 में कि एक स्वच्छ दांत खोदनी या टूथपेस्ट अथवा माचिस की तिल्ली जिसका मसाले वाला सिरा तोड़कर हटा दिया गया हो लीजिए, और इसकी सहायता से गाल को अतिरिक्त परत को या धीरे धीरे से खींचिए और एस्केप कीजिए। इसे कांच की स्लाइड पर रखिए, पानी में रखिए और इसमें आयोडीन विलयन की एक बूंदे डालकर इस पर या कवर या स्लिप रखिए, और आयोडीन विलय के स्थान पर आप मिथाइल ब्लू की 1 या 2 बूंदे डाल सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका परीक्षण कीजिए, आपको यह खुरची हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देगी। चित्र 8.6 में आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव एवं केंद्रक को पहचान सकते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में क्या होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं होते दोस्तों। कोशिका भित्ति किसमें होते हैं कि पादप में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते। 8.6 में आपने देखी होगी। आइए देखते हैं 8.6 में मनुष्य की गाल या कपोल की कोशिकाएं ये दिखाई गए हैं कि किस तरह की खरोंच मनुष्य गाल की या कपोल या कोशिका दिखाई गई, केंद्रक या झिल्ली या कोशिका द्रव्य दिखाए गए हैं और कोशिका झिल्ली या केंद्रक दिखाए गए। इसमें क्या बोला गया था कि जैसे इसमें बोला गया था कि एक स्वच्छ दांत या खोदनी या टूथपेस्ट अथवा माचिस की तिल्ली जिसका मसाले वाला सिरा या तोड़कर हटा दिया गया लीजिए। इसकी सहायता से गाल की आंतरिक परत को धीरे से खींचिए या स्क्रैप कीजिए। इसे कांच की स्लाइड पर रखिए और पानी में रखिए। इसमें आयोडीन विलय का एक बूंदे डालिए इस पर कवर स्लिप रखिए और आयोडीन विलय के एक स्थान पर आप मिथाइल ब्लू की 1-2 बूंद डाल सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका परीक्षण कीजिए, आपको खुरची हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देगी। और चित्र 8.6 में आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव एवं केंद्र को पहचान सकते हैं। और जंतु कोशिका में भी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति इसमें देखा गया जो मनुष्य के गाल के कपोल के दिखाए गए, इसमें केंद्रक झिल्ली दिखाए गए हैं, कोशिका द्रव दिखाए गए और केंद्रक कोशिका ये झिल्ली इस तरह से ये दिखाए गए। आइए आगे बात करते हैं कि कोशिका द्रव या एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठन अथवा कोशिकांग या कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी काय या राइबोसोम इत्यादि
आप इनके विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और केंद्रक सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संगठन है। केंद्रक सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सफलतापूर्वक या अभिरंजित सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संगठन सामान्यतः गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सफलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। तो केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है और जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा या केंद्र कवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी यह संरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव एवं केंद्र के बीच यह पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी या संग्रहण संरचना दिखाई देती है। तो इसे केंद्रिका अथवा या न्यूक्लियोस कहते हैं। इसमें क्या बोला है कि उच्च आवर्धन वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाए केंद्रक में एक छोटी या संग्रहण संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोस कहते हैं। केंद्रिका या न्यूक्लियोस किसे कहते हैं? जो क्या होता है, केंद्र में एक छोटी संग्रहण संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र में धागे के समान संरचना भी होती है जो क्रोमोसोम कहता है, जो गुणसूत्र कहलाता है। जो इसके अतिरिक्त केंद्र में धागे के समान संरचना होती है उसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाता है। और केंद्र में एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोस कहते हैं। जो धागे के समान संरचना होती है क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाता है। यह जीन के धारक है या क्या जीन के धारक है अथवा अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि यह जीन के धारक हैं अथवा अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। और गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। गुणसूत्र के क्या होते हैं? तो जीन क्या करते हैं दोस्तों? ये धारक होते हैं अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक में अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं जीन। और गुणसूत्र क्या होते हैं? कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। आगे पढ़ते जीन के बारे में। जीन सजीव में अनुवांशिक की इकाई है। यह जनक से संतति की अनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनमें आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिता की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी है। यदि आपके माता जी के धुंधराले बाल है तो घुंघराले बाल है तो हो सकता है आपके बाल भी या घुंघराले हो। परंतु जनक या प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। वंशानुगत अथवा अनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठन को जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या बोला? सजीव कोशिका के समग्र संगठन को जो जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सजीव कोशिका के समग्र संगठन के जीव द्रव को क्या किसके नाम से भी जाना जाता है? या प्रोटोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है कि सजीव कोशिका के समग्र संगठन के जीव द्रव को प्रोटोप्लाज्मा के नाम से जाना। इसमें कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या बोले? कोशिका द्रव एवं केंद्रिका द्रव दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव कोशिका का जीवित पदार्थ होता है। जीव द्रव क्या होता है? कोशिका का जीवित पदार्थ होता है। जीव द्रव क्या होता है? कोशिका जीवित पदार्थ होता है। पहले जानना चाहते हैं कि क्या पौधे, जंतुओं एवं और जीवाणु की कोशिका में केंद्र की संरचना एक समान होती है? पहले जानना चाहते हैं कि क्या पौधों, जंतुओं और जीवाणु की कोशिका में केंद्र की संरचना एक समान होती है? जीवाणु कोशिका का केंद्रक या बहुकोशिकीय जीवों के केंद्र के समान या सुसंगठित नहीं होता है। इसमें केंद्रक या झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्र पदार्थ या केंद्रक झिल्ली के बिना होता है या प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जीवाणु या कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों केंद्रक के समान सुगठित नहीं होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इसमें बोला केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, जिसे क्या कहते हैं? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। हमने पिछले कक्षा में पढ़ लिया था दोस्तों, या प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ लिया है। इसमें क्या होता है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, जिसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। इस प्रकार की कोशिका वाले सजीव जीव या प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। जीवाणु और अथवा नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण है। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाएं जैसी कोशिकाएं में यह झिल्ली युक्त या सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका क्या कहलाते हैं कि जिसमें जीवाणु, नीले हरे शैवाल उदाहरण प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाएं जैसी कोशिकाएं झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। जिसमें सुसंगठित केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। ऐसी कोशिका वाले जीव को यूकैरियोट्स कहलाते हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचना पर ध्यान दिया है? इनके रिक्तिका कहते हैं।
रिक्तिका किसे कहते हैं कि प्याज की झिल्ली की कोशिका का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचना पर ध्यान दिया? इसके रिक्तिका कहते हैं। यह मात्र एक बड़ी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है। गाल कोशिका में अनेक छोटी रिक्तिकाएं होती हैं या बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधे की कोशिका में पाई जाती हैं। कि जंतुओं में ये रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। या ट्राइडेस्केसिया या पत्ती की कोशिकाएं में आपने अपने अनेक या छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में या छितरी रहती हैं। इन्हें यह प्लेस्टिड कहते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक या उपस्थित होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे वे पत्ती कोशिकाएं या जीव द्रव में या छितरी रहती है, जिन्हें ये प्लेस्टिड कहते हैं। जंतुओं में रिक्तिका बहुत छोटी होती हैं या ट्राइडेस्केसिया या पत्ती की कोशिकाएं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचना देखी। ये पत्ती की कोशिकाएं की कोशिका द्रव में छितरी रहती है। इन्हें प्लेस्टिड कहते हैं। जो क्या होते हैं, कोशिका द्रव में छितरी रहती है, प्लेस्टिड कहते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं और उनमें से कुछ में हरा रंजक या उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। प्लेस्टिड में क्लोरोफिल होते हैं दोस्तों, विभिन्न रंगों के होते हैं, जिसमें ये रंजक होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल कहते हैं। यहाँ प्लेस्टिड ये दिखाए गए हैं किसमें। आइए पढ़ते हैं आगे कि हरे रंग के प्लेस्टिड या क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों को क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कि पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना। यदि आप पिछले क्रियाकलाप 8.3 8.4 को याद करें कि उसके आधार पर आप पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की संरचना की तुलना कर सकते हैं। चित्र 8.7 ए बी का ध्यान पूर्वक परीक्षण कीजिए। चित्र 8.7 ए बी ए में क्या दिखाया गया है कि दोस्तों, जैसे कोशिका भित्ति यहाँ दिखाया गया है, यहाँ कोशिका भित्ति दिखाया गया है। ये देखिए कोशिका भित्ति है दोस्तों। तो कोशिका भित्ति में दिखाया गया है कि पहला ये कोशिका झिल्ली ये दिखाया गया है, ये कोशिका झिल्ली है और ऊपर वाला ये कोशिका भित्ति है। और हरित लवक दिखाया गया है कि हरित लवक कौन सी है, जिसे हरित लवक दिखाया गया है कि दोस्तों इसमें ये दिखाया गया है कि हरित लवक दिखाया गया है कि इसमें ये हरित लवक है, ये दिखाया गया है कि जिसे प्लास्टिक ये कहते हैं। और कोशिका झिल्ली ये दिखाया गया यहाँ पे, इसमें और इसमें भी कोशिका झिल्ली। रिक्तिका ये दिखाया गया इसमें भी और इसमें भी रिक्तिका दिखा। केंद्रक इसमें भी दिखाया गया और उसमें भी दिखाया गया है। और एक पादप कोशिका एक जंतु कोशिका के लिया गया है। तो पादप और जंतु कोशिका के सेम क्या है, सेम है, झिल्ली सेम है, रिक्तिका सेम है, केंद्रक सेम है, कोशिका द्रव सेम है। और इसमें है कौन, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाता है दोस्तों, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाता है। और हरित लवक किसमें पाया जाता है कि पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं और जिसे प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड में हरित लवक पाया जाता है, इसमें ये दिखाया गया। और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसमें देखिए ये हरित लवक या प्लास्टिड इसमें ये पाया जाता है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका में सेम क्या है, कोशिका झिल्ली है सेम है, और रिक्तिका सेम है, केंद्रक सेम है, कोशिका द्रव सेम है। जबकि पादप कोशिका में क्या सेम है, कोशिका भित्ति होते हैं पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं होते कोशिका भित्ति। और हरित लवक होते हैं पादप कोशिका में, जिसे प्लास्टिड कहते हैं। इसको याद रखना दोस्तों, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। पूछेगा कि क्या आपको जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है? नहीं, जंतु कोशिका में नहीं, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। आपसे पूछा गया कि प्लास्टिड किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है क्या पादप कोशिका? नहीं दोस्तों, पादप कोशिका में प्लास्टिड में हरित लवक होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसमें पाए जाते हैं पादप कोशिका में। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया पादप कोशिका जंतु कोशिका की तुलना कीजिए। उसमें क्या क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली उपस्थित होते हैं पादप में, जंतु दोनों में होते हैं। कोशिका भित्ति उपस्थित होते हैं पादप में, जबकि जंतु अनुपस्थित होते हैं। केंद्रक दोनों में होते हैं, केंद्रक झिल्ली दोनों में होते हैं, कोशिका द्रव दोनों में होते हैं। प्लास्टिड केवल पादप में होते हैं, जंतु में नहीं होते हैं दोस्तों। रिक्तिका दोनों में होते हैं, तो उसको भरने के लिए बोला गया। तो थैंक यू दोस्तों, आपने क्या सीखा है देखते हैं कि अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें अंग कहते हैं। सभी अंग और छोटे भागों से बने होते हैं। किसी जीव को सूक्ष्म जीवित रचना को कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम कौर की कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका की विविध आकृतियां एवं साइज या परिलक्षित होते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिका की संरचना भी भिन्न है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी, जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, उदाहरण मुर्गी का अंडा। और कुछ जीव मात्र एक कोशिका के एवं अन्य जीव अनेक कोशिका के बने होते हैं। एक कोशिका जीव में एकल कोशिका ही के सभी मूलभूत प्रकार करती हैं, जो बहुकोशिका जीव में विशिष्ट कोशिका के समूह द्वारा संपादित की जाती है। कोशिका के 3 महत्वपूर्ण मुख्य भाग हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव जिसमें छोटी संरचनाएं पाई जाती है, एवं केंद्रक होते हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव या केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें यह सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कहलाता है। उत्पादक झिल्ली कोशिका जिसमें इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। और रंगीन को संरचना जिसे प्लास्टिड कहते हैं, यह केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। हरे प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं या क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रक रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। पादप कोशिका में बहुत बड़ी केंद्रक रिक्तिकाएं होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में बहुत छोटी रिक्तिकाएं होती हैं।
थैंक यू दोस्तों, आप इसको अभ्यास करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, इसको अभ्यास करना। आप जब तक एक बार वीडियो को पूरा देखना, इसको अभ्यास करना, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसको अभ्यास करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्रियाकलाप है, इसको पढ़ लेना। क्रियाकलाप है, क्या आप जानते हैं हमारी त्वचा में बाह्य स्तर में पाई जाने वाली कोशिका मृत्यु होती है? एक समान व्यक्ति में लगभग 2 केजी मृत त्वचा होती है। प्रतिदिन त्वचा की लाखों मृत कोशिकाएं क्षय होते रहता है और हर बार अपनी उंगली में मेज पर या धूल को साफ करते हुए पुरानी त्वचा का बहुत भाग क्षय हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, आप थैंक यू, इसको पढ़ना। इसको बोला कि आप जब भी एक काम करते हैं तो बहुत कोशिका क्षय हो जाती है, जिससे नई कोशिका भी बनते, पुरानी त्वचा का बहुत भाग क्षय हो जाते हैं और हम कोई भी काम करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप इतना ही। अगले दिन देखेंगे, अगले जंतु में जन्म देखेंगे, अगले दिन अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू, तब तक थैंक यू।